वेलकम बैक टू द चैनल। आज है रीडिंग सेशन नंबर 6 एंड हम अभी भी एपिडेमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है एपिडेमिक्स किस स्केल में चीज़ों को बदल देता है, डिसरप्ट कर देता है सोसाइटी को। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने ब्लैक डेथ, स्मॉल पॉक्स और स्पेनिश फ्लू के बारे में बात किया एंड किस तरह से वैक्सीनेशंस ने हमारा लाइफ इम्प्रूव किया आज के डेट में, बट स्टिल वी आर अंडर अ कांस्टेंट थ्रेट कि शायद कोई बहुत बड़ा पैंडेमिक आने वाला है। तो इन चीज़ों के बारे में बात किया हमने। अब एपिडेमिक्स के बारे में, फ्यूचर में एपिडेमिक्स का क्या सीन होने वाला है और इनके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते। वी आर रीडिंग दिस बुक कॉल्ड होमो डियूस by Professor Yuval Noah Harari, and this is just the first chapter and second part। बहुत बड़ा वो लिखा है इन्होंने रिगार्डिंग एपिडेमिक्स। मतलब आप समझ सकते हो, एक बहुत ही नॉलेजेबल साइंटिफिक बैकग्राउंड वाला हिस्टोरियन एपिडेमिक्स के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया, आप समझ सकते हो। दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज नॉट रिटन बाय मी, दिस हैज बीन रिटन बाय अ ग्रेट knowledgeable educated professor who's a historian and he has like साइंटिफिक कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा उनको माना जाता है। तो उन्होंने इतना बड़ा एपिडेमिक्स पे सेक्शन दिया कि हम वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये सेक्शन ही खत्म नहीं हो रहा है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द बुक, इवन द ट्रेजेडी ऑफ एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एड्स में बेसिकली क्या होता है, आपके बॉडी का इम्यूनिटी जो होता है जिससे आपका बॉडी लड़ता है। मैंने बताया था आपको वाइट ब्लड सेल्स के पास, आई थिंक प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने, रीडिंग सेशन नंबर 4 में शायद, कि वाइट ब्लड सेल्स के पास एंटीबॉडीज होते हैं जिससे वो किसी डिजीज कॉजिंग पैथोजन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ते हैं। एड्स में ये जो इम्यूनिटी होता है हमारे बॉडी के अंदर, यही खत्म हो जाता है। जो वायरस रहता है HIV, वो सीधा आके हमारा इम्यूनिटी खत्म कर देता है। वो हमें मारता नहीं है, बस हमारा जो ढाल है, जो शील्ड है, उसको हटा देता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम सर्दी खांसी से भी मर सकते हैं। इम्यूनिटी नहीं है तो किसी भी डिजीज से मर सकते हैं। पेट खराब हुआ, मर गए। आ रहा समझ में कितना खतरनाक डिजीज है एड्स। Even the tragedy of AIDS, seemingly the greatest medical failure of the last few decades, can be seen as a sign of progress. Since its first major outbreak in early 1980s, more than 30 million people have died of AIDS. 30 million, 3 करोड़ लोग मर चुके हैं आज तक एड्स से। आपको पता था ये फिगर? I didn't know. And tens of millions more have suffered debilitating physical and psychological damage. बहुत खतरनाक होता है ये ना, आपके बॉडी को बहुत वीक कर देता है एड्स, बहुत ज्यादा वीक। हर चीज में आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। एक छोटा सा भी कहीं से अगर कोई जर्म या पैथोजन आपके नाक से या आपके मुंह से या आपके ब्लड से अगर आपके बॉडी के अंदर घुस गया, दैट पैथोजन कैन किल यू। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हर जगह रिस्क है। हर जगह पता नहीं कहां से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में घुस जाए। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। आप सोचो यार, आपको अगर हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर बैठने के जगह में, सोने के जगह में, खाने के जगह में, हर जगह अगर इफ यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि आपके पास ढाल नहीं है, जो शील्ड है, जो इम्यूनिटी है, जिसको हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हाँ, मेरे को कुछ नहीं होता, चलना, खाते हैं, ये उस ढाल का ही कॉन्फिडेंस है। तो वो ढाल अगर अचानक एक इंसान से हट जाए तो आप जस्ट समझो कि उसका साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या होता है।
हर जगह उसे डर लगता है कि पता नहीं यार, यहाँ पे शायद मैं इस टेबल में बैठा हूं, पता नहीं इस टेबल में कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं होगा जो। एनीवेज, तो जो एड्स सर्वाइवर है, सच में आप लोगों को नमन, क्योंकि द काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस विच यू गो थ्रू, इट्स जस्ट, कभी कभी मेरे को मतलब सोच के भी डर लगता है। बट एनीवेज, कमिंग बैक, it was hard to understand and treat the new epidemic because AIDS is a uniquely devious disease, whereas a human infected with smallpox virus dies within a few days. ज़्यादातर बाकी डिजीज में क्या होता है, वायरस आया, आपके बॉडी में इंक्यूबेट किया थोड़े टाइम तक, सिम्टम्स नहीं रहे, जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, मल्टीप्लाई कर गया, तब आप में सिम्टम्स आए और आप कुछ दिनों में चल बसे। An HIV positive patient may seem perfectly healthy for weeks and months, yet go on infecting others unknowingly. एक HIV पॉजिटिव पर्सन हो सकता है उसके अंदर HIV जो वायरस है वो है उसके ब्लड में, बट हफ्तों तक, महीनों तक कोई सिम्टम नहीं आता उसको, आराम से नॉर्मल इंसान की तरह मिल रहा है, जुल रहा है, आना, कुछ नहीं होता, चलना भाई, खाएंगे ना भाई, पिएंगे ना भाई। बट क्या पता, उसको खुद को पता नहीं है कि उसके अंदर HIV है, और आपको ऑब्वियसली नहीं पता है। आपको कब पता चलेगा, जब उसका HIV डिटेक्ट होगा। समझ रहे हो? तो मतलब बहुत ही अजीब सा डिजीज है एड्स। In addition, the HIV virus itself does not kill. मैंने क्या बोला, HIV खुद आपको नहीं मारेगा, वायरस आपको खुद नहीं मारेगा, आपके शील्ड को हटा देगा, इम्यूनिटी को हटा देगा। उसके बाद आप छोटे से छोटा, पेट खराब होके भी आपकी डेथ हो सकती है, सर्दी खांसी से आप मर सकते हो, ये हालत हो जाता है। Rather, it destroys the immune system, thereby exposing the patient to numerous other diseases. It is these secondary diseases that actually kill AIDS victims. Consequently, when AIDS began to spread, it was especially difficult to understand what was happening. क्योंकि जब एड्स फैलना शुरू किया तब डॉक्टर्स को बहुत मुश्किल हो रहा था ये फाइंड आउट करने, ये सर्दी से मरा, ये पेट खराब होकर मर गया, वो स्किन रैशेस से मर गया, इसको थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ था वुंड में, उससे मर गया। चल क्या रहा है, इतने लोग मर क्यों रहे, इतने छोटे छोटे डिजीजेस से क्यों मर रहे? उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब के पीछे जो वायरस है वो एक सिंगल वायरस है जो इम्यूनिटी को खत्म कर दिया है। तो स्टार्टिंग में उसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल था। When two patients were admitted to a New York hospital in 1981, one ostensibly dying from pneumonia, एक निमोनिया से मर रहा था, सर्दी खांसी बैठ जाना लंग्स में, तो निमोनिया से मर रहा था, and the other from cancer, it was not at all evident that both were in fact victims of HIV virus. एक कैंसर से मर रहा था और एक निमोनिया से मर रहा था, दोनों के एकदम डिफरेंट डिजीजेस। डॉक्टर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे आपको कि ये क्या है। निमोनिया इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कैंसर एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें हमारे सेल अनकंट्रोल्ड वे में मल्टीप्लाई करने लगते हैं। दोनों एकदम अलग अलग डिजीजेस, बट इन दोनों का जो रूट कॉज था, जो ये दो पेशेंट्स थे, दैट वाज HIV। ये 1981 में न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में डिस्कवर हुआ, which may have infected them months or even years previously. मतलब समझ रहे हो, HIV ऐसा होता है, हो सकता है आज मुझे HIV कहीं से ड्यू टू सम रीजन मैं इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कुछ, जैसे भी HIV फैलता है, तो अगर मेरे अंदर HIV आया, हो सकता है मेरे को 1 साल 2 साल 3 साल तक पता ही ना चले कि मेरे अंदर HIV है। मैं बिंदास बाकियों से मिलता रहूं, वायरस को फैलाता रहूं, क्या पता 3-4 साल बाद सिम्टम्स आने लगे, मेरी तबीयत खराब होने लगे, टेस्ट कराए तो पता चला HIV है। कब से? 3 साल से, 4 साल से। तो बहुत ही खतरनाक डिजीज है ये ना, मतलब छुप के रहता है आपके बॉडी के अंदर।
However, despite these difficulties, after medical community became aware of the mysterious new plague, it took scientists just 2 years to identify it, understand how the virus spreads, and suggest effective ways to slow down the epidemic. Within another 10 years, new medicine turned AIDS from a death sentence into a chronic condition, at least for those wealthy enough to afford the treatment. साइंटिस्ट लोग पहले 2 साल के अंदर समझे कि क्या है ये डिजीज एंड कैसे फैल रहा है, वायरस कैसे काम कर रहा है, कैसे इन्फेक्ट कर रहा है। फिर धीरे धीरे वो लोग मेथड सजेस्ट किए कि इस डिजीज से कैसे बच सकता है। और आज के डेट में एड्स ऐसा है कि अगर आपके पास पैसे है, अगर आप उस तरह का ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हो, तो एड्स एक क्रॉनिक डिजीज जैसा हो जाएगा। आपकी जान नहीं जाएगी, आप बचोगे, लेकिन हाँ, आपको बहुत केयरफुली रहना पड़ेगा, बहुत सारे मेडिसिन लेने पड़ेंगे, ट्रीटमेंट के लिए एकदम प्रॉपरली जाना पड़ेगा, आपको रेगुलरली जाना पड़ेगा। तो मतलब समझ रहे हो, इट्स मोर ऑफ अ लंबे टाइम तक चलने वाला एक क्रॉनिक सिचुएशन टाइप का हो जाता है, कंडीशन टाइप का हो जाता है, रादर दैन अ डेथ सेंटेंस कि तुम तो मरोगे ही, अगर आपके पास ठीक ठाक मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह या पैसा है तो। क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट होता है काफी एक्सपेंसिव होता है। जस्ट थिंक व्हाट वुड हैपन इफ एड्स had erupted in 1581 rather than 1981। ये तो 1981 में आया एड्स। सोचो अगर ये 1581 में आया रहता तो लोग किस किस भगवान को पूजे रहते, कहाँ कहाँ प्रेयर किए रहते, और कितने लोग मरे रहते एड्स से, कितना ज्यादा फैला रहता एड्स। In all likelihood, nobody back then would have figured out what caused the epidemic। उस वक्त लोगों के पास इतनी समझ नहीं थी कि वो समझे एड्स इज caused by HIV virus। Virus is a particulate genetic material containing organism, जिसको कि साइंटिस्ट भी समझ नहीं पाते कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। ये सब समझ नहीं थी उस वक्त। तो लोग ऑब्वियसली प्रेयर करते रहते, इस भगवान को पूजो, उस भगवान को पूजो। कोई पंडित बोलता नहीं, शैतान को पूजो। तो ऐसा ही कुछ हो रहा होता। In all likelihood, nobody back then would have figured out what caused the epidemic, how it moved from person to person, और how it could be halted। कैसे करके उसे रोके या क्योर करे, ये आई थिंक 1581 में तो किसी को पता नहीं होता। Under such conditions, AIDS might have killed a much larger proportion of human race। बहुत लोगों को मार दिया रहता। अब जस्ट इमेजिन करो, 1981 से फैला है, तब जाके ये 3 करोड़ लोगों को, 30 मिलियन लोगों को मारा है। अगर 1581 में फैला रहता तो आप सोचो कितने करोड़ जाते। Despite the horrendous toll AIDS has taken and despite the millions killed each year by long established infectious diseases such as malaria। मलेरिया एक और डिजीज है, आई डोंट नो। मैं जैसे ही बॉम्बे पहुंचा, बॉम्बे में पता नहीं वहाँ पे शायद पानी बहुत जमा होता है, नवी मुंबई में, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। वही केयरलेसली सोते थे। आज भी मैं देखता हूँ 99% लोग, मिडिल एज, यंग, ओल्ड, मच्छरदानी नहीं टंगाना, मेरे को ना सफोकेशन होता है, पंखा चलाना है, एसी चलाना है, ऑल आउट जलाना है और सोना है। मच्छरदानी, मॉस्किटो नेट से लोगों को इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल एलर्जी है, मुझे समझ में नहीं आता। क्या आपको पता है, आपका जो ऑल आउट जो जलाते हो रात को, अच्छा मैं आपको समझाता हूं। आपको अगर मैं इन वन गो अगर 1 चम्मच जहर पिला दूं, आप अभी खत्म हो जाओगे। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा डेली, थोड़ा थोड़ा आधा ड्रॉप जहर आपके चाय में घोल के डेली देते रहूं, क्या आप मरोगे? 1 चम्मच से आप मर जाओगे क्योंकि वो काफी हाई डोजेज है। लेकिन आधा ड्रॉप जहर डेली देता रहूं तो क्या आप मरोगे? थोड़ा पेट वेट स्टार्टिंग में खराब होगा शायद, धीरे धीरे आपका बॉडी इम्यून हो जाएगा, उस जहर को, उस केमिकल को तोड़ने में इम्यून हो जाएगा।
अब मैं अगर ऐसे चाय में आपको डेली 365 डेज अ ईयर आधा आधा ड्रॉप जहर मिलाता रहूं आपके चाय में, और ऐसे 10 साल 20 साल डेली आप ये जहर वाला चाय पी रहे हो, तो उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा आपका सीन कि आपको मैं अगर 1 चम्मच जहर भी दे दूं, वो भी आपके लिए फेटल नहीं होगा, आप नहीं मरोगे उससे, क्योंकि आपके बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप हो गया। डेली बेसिस में आधा ड्रॉप पॉइजन आपके बॉडी में जा रहा है, तो आपके बॉडी में एक इम्यूनिटी बन जाता है। एग्जाम्पल समझ में आया? अब इसी एग्जाम्पल को मैं पॉइजन के जगह ऑल आउट रख देता हूं, और आपके बॉडी के जगह मच्छर का बॉडी रख देता हूं। पिछले 30 सालों से हम गुड नाइट, ऑल आउट ये सब जलाते आ रहे हैं। डेली उसमें से वेपर्स निकलते हैं, मच्छर आते हैं, घूमते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा डोज में स्टार्टिंग में मरते थे। जब हम बचपन में ऑल आउट जलाओ तो वाकई में वो इफेक्ट करता था, तो मर जाते थे मच्छर। लेकिन धीरे 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 मच्छरों में एक चेंज आ गया, इम्यूनिटी डेवलप कर गया ऑल आउट के उस पॉइजन के अगेंस्ट। आज अगर आप ऑल आउट जलाओगे, आप देखोगे ऑल आउट के ऊपर मच्छर भिन भिनाता है, उसे मजा आता है नशा करके। अब आप सोच लो, आप जो रात को बिना मच्छरदानी के एसी ऑन करके फैन चला के ऑल आउट के भरोसे आप सोते हो, अब आप सोच लो क्या हो सकता है। क्या ऑल आउट ने अपने पॉइजन लेवल को इंक्रीज किया, पॉइजन थ्रेशोल्ड जो भी होता होगा उनके केमिकल का? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ह्यूमन सेफ्टी भी देखना है। ऐसे नहीं कि इंसान ही मर गया, इतना ज्यादा पॉइजन निकलने लगा उस ऑल आउट के उससे, तो वो तो कंपनी वाले बोल पाएंगे, बट आई डोंट थिंक उन्होंने अपना जो भी केमिकल डालते हैं उसको अपग्रेड किया है। क्योंकि मैंने खुद देखा है मच्छर ऊपर गोल गोल मस्ती से घूमते रहते हैं ऑल आउट के ऊपर। इसके बोलते हैं रेजिस्टेंस। धीरे धीरे विद टाइम बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अच्छा, वापस आते हैं हम। डिस्पाइट द ठीक है, सच एज मलेरिया एपिडेमिक्स आर अ फार स्मॉलर थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ टुडे देन इन प्रीवियस मिलेनिया। The vast majority of people die from non-infectious illness such as cancer and heart disease or simply old age. आज के डेट में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप किया है कि जितना तो कोविड में मरे उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ पे शायद 1 साल में रोड एक्सीडेंट से मर जाते हैं, हार्ट अटैक से शायद मर जाते हैं। ठीक है, incidentally cancer and heart diseases are of course not new illnesses. They go back to antiquity in previous eras. However, relatively few people lived long enough to die from them. तो हार्ट अटैक, कैंसर ये कोई नया बीमारी नहीं है, बहुत सालों से चलता आ रहा है। बट पहले लोग इतने एज तक पहुंचते ही नहीं थे कि उनको हार्ट अटैक आए, उससे पहले ही चल बसते थे किसी और बीमारी से। Many fear that this is only a temporary victory and that some unknown cousin of Black Death is waiting just around the corner. ये 2015 में लिखा गया है वो। No one can guarantee that plagues won't make a comeback. बोल रहे 2015 में शायद ब्लैक डेथ जैसा कोई और एपिडेमिक भी शायद जस्ट अराउंड द कॉर्नर हो। 2019 एंड में, दिसंबर में, 2020 जैन में आ गया ना कोविड, तो आगे आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। बट देयर आर गुड रीजंस टू थिंक दैट इन द आर्म्स रेस बिटवीन डॉक्टर्स एंड जर्म्स, डॉक्टर्स रन फास्टर। तो बस आ तो सकता है, बिल्कुल आ सकता है नेक्स्ट पैंडेमिक भी। बट इस बुक में क्या बात कही देखिए, जो आर्म्स रेस हो रहा है डॉक्टर्स और पैथोजेंस के बीच में, पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन दोनों के बीच में रेस लगी हुई है। कभी पैथोजन आता है, इन्फेक्ट करता है पूरे दुनिया को, बहुत लोगों को मार देता है, फिर डॉक्टर्स फोर्स लगाते हैं, साइंटिस्ट वैक्सीन्स बनाते हैं,
एंड फिर लोगों को बचा लेते। तो इट्स काइंड ऑफ एन आर्म्स रेस, मतलब दोनों वेपन्स बना रहे एक दूसरे को मारने के लिए। और यूजुअली ये देखा गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डॉक्टर्स में डॉक्टर्स ज्यादा तेज दौड़ते हैं। क्या बात कही है यार प्रोफेसर यूवल ने, अमेजिंग। चलो, सो डॉक्टर्स कीप रनिंग फास्टर, हम सबका लाइफ आप पे डिपेंडेंट है। न्यू इन्फेक्शियस डिजीजेस अपीयर मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ चांस म्यूटेशंस इन पैथोजन जीनोम्स। तो नए नए जो डिजीजेस आते हैं ये म्यूटेशंस के कारण। आप सुन रहे होगे कोविड में भी बहुत म्यूटेशंस हो रहे हैं, मतलब उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो हल्का हल्का ना चेंज हो जाता है, हल्का हल्का बहुत छोटे स्केल में थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसका डीएनए या जो भी है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो उस कारण से एक नया वेरिएंट बन जाता है, उस वेरिएंट का विरुलेंस भी ज्यादा हो सकता है। आपको याद होगा ओमिक्रॉन, उसके बाद फिर डेल्टा वेरिएंट, और ऐसे ऐसे कोविड के डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे थे। बेसिकली म्यूटेशंस, जेनेटिक म्यूटेशंस, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जीन्स में चेंजेस आ रहे थे। These mutations allow the pathogens to jump from animals to humans to overcome the human immune system or to resist medicines such as antibiotics. तो यही mutations के कारण वो animals से, जैसे कोविड बैट्स से इंसान में जंप किया था। कोविड बैट्स में बहुत टाइम से, इनफैक्ट मेरे पास डॉग्स है तो डॉग्स को कोरोना वायरस वैक्सीन मैं बहुत पहले से लगा रहा हूं, लेकिन फिर एनिमल से इंसान में जब जंप किया तब मुझे पता चला अच्छा कोरोना वायरस इतना खतरनाक होता है क्या, जिसका वैक्सीन मैं डॉग्स को इतने टाइम से लगा रहा हूं। तो म्यूटेशंस के कारण ही जंप करते ही। टुडे सच म्यूटेशंस प्रोबेबली अकर एंड डिसेमिनेट faster than in the past due to human impact on the environment. Yet in the race against medicine, pathogens ultimately depend on the blind hand of fortune. तो डॉक्टर्स के पास क्या है? वेपन, साइंस है, बायोलॉजी है, पैथोलॉजी है, जेनेटिक्स है, ये सब डॉक्टर्स के वेपन्स है। पैथोजेंस के पास क्या है? किस्मत है। But anyways, doctors in contrast count on more than mere luck. Though science owes a huge debt to serendipity, doctors don't just throw different chemicals into a test tubes hoping to chance upon some new medicine. With each passing year, doctors accumulate more and better knowledge, which they use in order to design more effective medicines and treatments. डॉक्टर्स ऐसे नहीं है कि एक टेस्ट ट्यूब लेके चल ये थोड़ा डाल दे, चल ये केमिकल थोड़ा डाल दे, वो वाला भी, हाँ वो लाल वाला केमिकल भी ला, हरा वाला केमिकल भी ला, हिला के देखते हैं काम कर रहा है क्या कोविड के अगेंस्ट। नहीं यार नहीं कर रहा है, शिट। ऐसा नहीं होता डॉक्टर्स का रिसर्च। वो धीरे धीरे समझते हैं चीज़ों को कि कैसे वायरस वर्क कर रहा है, कैसे फैल रहा है, इसके किस रिसेप्टर में किस तरह से हम अगर वार करेंगे तो ये वायरस का जो विरुलेंस है वो कम हो जाएगा, या इसका वैक्सीन के लिए हम किस तरह से कौन सा टेक्नोलॉजी लगाएंगे, जैसे आरएनए वैक्सीन, ये वैक्सीन, वो वैक्सीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन आए थे। तो ये सब डॉक्टर्स धीरे धीरे समझते हैं। आप ऐसे नहीं कि आज कोई पैंडेमिक फैला और कल आप डॉक्टर को, कैसा डॉक्टर है यार, अभी तक वैक्सीन नहीं बना पाया इसका, क्या कहाँ से पढ़ाई किया है तू, ऐसे नहीं बोल सकते आप। उनको टाइम लगता है इसको रिसर्च करने में, इसको समझने में कि ये किस तरह से इन्फेक्ट कर रहा है। आ रहा है समझ में? ये नट बोल्ट खोलने जैसा काम नहीं है, ये बहुत छोटे लेवल में बहुत हाईटेक काम है जो डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट करते हैं, विरोलॉजिस्ट्स करते हैं। पुणे में विरोलॉजी का बड़ा इंस्टीट्यूट भी है। तो दीज आर ऑल्सो करियर्स, यू नो, जो लोग नीट क्लियर कर रहे हैं। तो नीट मतलब ये नहीं कि बस डॉक्टर बनना है हमको, कौन सा डॉक्टर बनना है पता नहीं, बस डॉक्टर बनना है। तो ऐसे मत रहो नीट एस्पिरेंट्स, थोड़ा सोचो कि डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है, पर्पस क्या है आपका, कौन सा फील्ड आपको मजा आएगा। क्या आप न्यूरो में घुसना चाहते हो, या कार्डियो में घुसना चाहते हो, या फिर ऐसे विरोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, या फिर आप कैंसर ट्रीटमेंट में घुसना चाहते हो। थोड़ा सोचो, थोड़ा इंटरेस्ट लो उस फील्ड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सिर्फ अंधे जैसे हम तो नीट देंगे, हम तो डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस करेंगे, बस ऐसे अंधे जैसे मत चलो। थोड़ा इंटरेस्ट लो उस चीज में,
कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यार। आज से 20 साल बाद मैं अगर मान लो नीट क्लियर कर भी गया तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज होंगे, क्या काम मैं कर रहा होऊंगा उस वक्त, किन चीजों में मैं काम कर सकता हूं। देयर आर अमेजिंग पॉसिबिलिटीज आफ्टर नीट, आफ्टर जेई, आफ्टर एनी करियर। बट आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज है, और खासकर अभी चैट जीपीटी के जमाने में। तो ये आप थोड़ा देखो, अंधे जैसे बस नीट क्लियर करना है क्योंकि किसी रिलेटिव ने चैलेंज दे दिया है, या फिर मम्मी पापा ने बहुत बड़ा लोन लेके आपको नीट क्लियर करने के लिए भेजा, और फिर अगर एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा तो सुसाइड कर लिए। इस मेंटालिटी से ना निकलो, ये बहुत छोटा मेंटालिटी है। पता, दुनिया ना बहुत बड़ी है, मैसिव है दुनिया। नीट हो तो भी अच्छा, नीट नहीं हो तो भी अच्छा, तो भी बहुत बड़ा दुनिया है। आ रहा है समझ में? थोड़ा आंखें खोलो, देखो दुनिया कितना बड़ा है। आपके तो पॉकेट में पूरा दुनिया का इंफॉर्मेशन है यार, हमारे टाइम में ये नहीं था। थोड़ा रिसर्च करो। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द बुक, हाँ, consequently, though in 2050 we will undoubtedly face much more resilient germs, medicine in 2050 will likely be able to deal with them more efficiently than today. हो सकता है आज से 25 साल बाद, 26 साल, 2050 की बात कर रही है, शायद जो जर्म्स होंगे वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट, रेजिलियंट हो गए होंगे। आपको पता होगा एक एंटीबायोटिक्स के में ये बोला जाता है, एंटीबायोटिक्स तो पता ही है डॉक्टर्स देते हैं, फालतू में एंटीबायोटिक्स नहीं खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि यार मेरे को लग रहा है मेरा पेट खराब हो सकता है तो चलो एक काम करता हूं, मैं एंटीबायोटिक खा लेता हूं बहुत सारा। मेरे को लग रहा है मुझे बुखार आ सकता है तो एक काम करता, पहले से एंटीबायोटिक खा लेता तो बुखार नहीं आएगा। ये नहीं होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स देने का काम डॉक्टर का है। डॉक्टर 8-10 साल ह्यूमन बॉडी को लेके पढ़ाई करता है। ही नोज कि कौन से एंटीबायोटिक का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उसका बायोकेमिस्ट्री क्या है, वो आपके शरीर के अंदर जाके क्या रिएक्शंस कर सकता है और किस तरह से वो डिजीज को ट्रीट करेगा। यही पढ़ते हैं वो लोग 8-10 साल लगा के। तो अपनी होशियारी मत लगाओ ना आप। एक बार जाके 100, 200, 500 जो भी है दे के डॉक्टर से पूछ लो ना कि क्या आपको एंटीबायोटिक खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर को लगेगा तो आपको बता देगा ना वो कि खाना चाहिए या नहीं चाहिए। काफी लोग होते मैंने देखा खुद सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। बेसिक आइडियाज नहीं है उनको कि सेल क्या चीज होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या चीज होता है, सेल वॉल क्या चीज होता है, इतना बेसिक नहीं पता है। ज्ञानी के तरह खुद अपने आप को मेडिसिन दे रहे हैं और दूसरों को भी मेडिसिन बोल रहे हैं। अरे मुझे हुआ था ये तो 2 साल पहले, मैं ये मेडिसिन खा लिया था, मेरे आप को व्हाट्सएप कर दे रहा हूं, आप भी खा लो। अरे व्हाट द हेक। मतलब डॉक्टर वहां जो 10 साल पढ़ के बैठा है ह्यूमन बॉडी के बारे में, वो बेवकूफ है क्या? बट एनीवेज, आई होप इतनी समझ तो मतलब एजुकेटेड जनता में तो होती है शायद। In 2015, doctors announced the discovery of a completely new type of antibiotic, Teixobactin, to which bacteria have no resistance as yet. अच्छा हाँ, तो मैं ये जो बोल रहा था, फालतू का एंटीबायोटिक खाने से क्या होता है, बैक्टीरिया में एक रेजिस्टेंस आ जाता है। वही चीज, जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के लिए जहर है। आप एक बार एक स्ट्रॉन्ग डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक जहर दे दोगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा। लेकिन आप अगर रेगुलर बेसिस में थोड़ा थोड़ा करके डोजेस दे रहे हो बैक्टीरिया को उस जहर का, तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया में एक इम्यूनिटी, एक रेजिस्टेंस डेवलप कर जाएगा, जिस कारण जब एक्चुअली वो बैक्टीरिया आपके बॉडी में घुसेगा, तब जब आपको डॉक्टर बोलेगा कि वो फलाना एंटीबायोटिक आप खाओ, 10 दिन का कोर्स करो, और आप जाओगे मेडिसिन केमिस्ट शॉप से, आप खरीदोगे और खाना शुरू करोगे, और आपको लगेगा ये तो मैं पिछले 5 साल से हर महीने ही खा रहा हूं। ये फीलिंग जब आपको आएगा तो आपके दिमाग में एक और फीलिंग आएगा कि आपने कहीं पे एक वीडियो देखा था जिसमें
बैक्टीरिया में रेजिस्टेंट कैसे करके डेवलप करता है ये समझाया था किसी ने। तो आप फालतू में जब एंटीबायोटिक्स खाते हो, थोड़ा थोड़ा जहर का डोज आप बैक्टीरिया को डेली दे रहे हो, जस्ट लाइक ऑल आउट थोड़ा थोड़ा जहर का डोज मच्छर को डेली दे रहा है, उसी तरह से तो बैक्टीरिया में एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। जब वाकई में आपको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी, उस बैक्टीरिया वाकई में आपको वो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा, तब आप जब एंटीबायोटिक खाओगे तो बैक्टीरिया बोलेगा अरे मजा आ रहा है, नशा हो रहा है, यहां पे आ रहा है समझ में। बैक्टीरिया को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा आपकी उस दवाई से, क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो चुका है, उसमें उस जहर के लिए एक रेजिस्टेंस बन चुका है। फिर आप बोलोगे कि डॉक्टर अच्छे से ट्रीट नहीं किया। अरे डॉक्टर ने तो अपने हिसाब से ट्रीट किया, आप थे ना डेढ़ होशियार। तो इसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये बैक्टीरिया में धीरे धीरे बहुत ज्यादा डेवलप होता जा रहा है, क्योंकि हम इतने डेली बेसिस में इतने मेडिसिन खा रहे, ठीक है। सम स्कॉलर्स बिलीव टिक्सोबैक्टेन may prove to be a game changer in the fight against highly resistant germs. Scientists are also developing revolutionary new treatments that work in radically different ways to any previous medicine. तो मेडिसिन रिसर्च बहुत तगड़ा चल रहा है बेसिकली। हो सकता है फ्यूचर में ये दवाई खाने वाला कॉन्सेप्ट हट जाए, कुछ और ही कॉन्सेप्ट आ जाए मेडिकल ट्रीटमेंट का। फॉर एग्जाम्पल सम रिसर्च लैब्स आर ऑलरेडी होम टू नैनो रोबोट्स। देख रहे हो नैनो रोबोट्स। नैनो रोबोट्स मतलब बहुत ही छोटे रोबोट्स, आंखों से नहीं दिखते। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज 10 to the power -9 मीटर्स। उस लेवल के ये रोबोट्स होता है। मैं आपको दिखाता हूँ नैनो रोबोट्स। हालांकि मुझे लगता है शायद अभी हमको वो मिलेंगे मतलब ग्राफिक्स से। हाँ ये देखो, ये सारे ग्राफिकल इमेजेस है, एक्चुअल तो नहीं, ऐसे नहीं दिखते, बट कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाया हुआ। देखो रोबोट है एक, वो इतना छोटा है कि वो आपके एक बॉडी के सेल के ऊपर जाके कुछ काम कर रहा है। देखो जो इन्फेक्टेड सेल्स है, जिसमें थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश सा आपको दिख रहा होगा, उन सेल्स पे जाके कुछ काम कर रहा है, उन सेल्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। These are नैनो रोबोट्स। ये इतने छोटे होते हैं कि आपको दिख ही नहीं सकता। ये देखो, These are रेड ब्लड सेल्स, हमारे खून की कोशिकाएं। तो उसमें जाके रोबोट्स जो है कुछ दे आर ट्राइंग टू फिक्स अप थिंग्स, या फिर इन्फेक्टेड सेल्स को मारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो डिजीज फैले ना। इस तरह का मेडिकल रिसर्च आ रहा है फ्यूचर में बस दवाई खा लिए, पानी पी लिए और केमिकल जाके शरीर में मिल गया और ठीक हो गए आप, शायद वो नहीं रहेगा। स्पेसिफिकली नैनो रोबोट्स डाले जाएंगे आपके शरीर में, उनको एक डॉक्टर्स का टीम कंट्रोल करेगा उनको कि किस बॉडी में किस पार्ट में जाके एग्जैक्टली सेल्स को ट्रिगर करना है या फिर मारना है या जो भी करना है, और उसके बाद उन सारे रोबोट्स को वापस असेंबली करके निकाल लिया जाएगा आपकी बॉडी से। These are नैनो रोबोट्स। मेडिसिन रिसर्च इस लेवल में पहुंच रहा है फ्यूचर में। आपके बॉडी के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म रोबोट्स काम कर रहे होंगे। सोच के अजीब सा लगता ना, हमारे बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे रोबोट्स घूम रहे होंगे। ओह माय गॉड। चलो एनीवेज, that may one day navigate through our bloodstreams, identify illnesses and kill pathogens and cancerous cells। मैंने जैसे बोला cancerous cells मतलब cells जो without any reason अचानक बहुत ज़्यादा multiply करने लगते हैं। तो नैनो रोबोट्स जाएंगे, ऐसे cells को पकड़ेंगे और उनको destroy कर देंगे ताकि वो कैंसर आपके बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ना फैल जाए। Microorganisms may have 4 billion years of cumulative experience fighting organic enemies, but they have exactly zero experience fighting bionic predators। क्या बात कही है। हो सकता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके पास 4 बिलियन
400 करोड़ सालों का एक्सपीरियंस है कि किस तरह से, किस केमिकल से, किस इम्यूनिटी से लड़े और अपने आप को बचाए और ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करे। हो सकता है उनके पास 400 करोड़ सालों का एक्सपीरियंस है कि ऑर्गेनिक चीज़ों से, इम्यूनिटी, नेचुरल चीज़ों से कैसे लड़ते हैं। इम्यूनिटी भी एक नेचुरल चीज़ है ना, तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लड़ते हैं और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीते तो हमको इन्फेक्ट कर देते वो। लेकिन शायद ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एट ऑल कोई एक्सपीरियंस है रोबोट से लड़ने का, टेक्नोलॉजी से लड़ने का। आई डोंट थिंक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये एक्सपीरियंस है। बायोनिक प्रेडेटर्स, ये रोबोट्स जो आप देख रहे हो, ये रोबोट्स आर प्रेडेटर्स फॉर दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी में घूम रहे होंगे। ये शेर है और वो है छोटे जानवर जो हमें इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हमारे ये शेर उन जानवरों को शिकार करेंगे ताकि वो हमें इन्फेक्ट ना कर सके फ्यूचर में। ठीक है, सुनने में मस्त लग रहा है ना, बट दे हैव एग्जैक्ट अच्छा एंड वुड देयरफॉर फाइंड इट डबली डिफिकल्ट टू इवॉल्व इफेक्टिव डिफेंसेस। तो अब जब ये नैनो रोबोट्स जब आएंगे हमारे बॉडी के अंदर, देखो हमारे बॉडी के अंदर जैसे एंटीबॉडीज निकलते, वो बॉडी के केमिकल्स हैं, नेचुरल चीजें हैं, उससे एक वायरस को लड़ना आ गया होगा क्योंकि वो पिछले लाखों करोड़ों साल से लड़ रहा है। बट जब उसको एक आर्टिफिशियल चीज से लड़ना होगा जो कि रोबोट्स है, शायद वायरस को और लाख या 10 लाख साल लग जाएंगे उस रोबोट के अगेंस्ट अपना डिफेंस बनाने के लिए। तो है, उम्मीदें तो है फ्यूचर में बहुत ब्राइट है, बट डॉक्टर्स जो नीट एस्पिरेंट्स है या फिर आगे जाके नीट देने वाले, सुन रहे हो, आप लोग को दवाइयों का जितना नॉलेज रखना होगा शायद उतना ही आपको रोबोटिक्स का नॉलेज रखना होगा। So while we cannot be certain that some new Ebola outbreak or an unknown flu strain won't sweep across the globe and kill millions, we will not regard it as an inevitable natural calamity. मतलब अगर अगला पैंडेमिक आया भी तो हम उसको कैलामिटी की तरह नहीं देखेंगे। We'll try to fight with it. हो सकता है उसके लिए हमें नैनो रोबोट्स हमारे शरीर में डालने पड़े। अच्छा, इससे एक बहुत अच्छा चीज़ याद आया। We'll talk about disease X and एपिडेमिक्स में किस तरह से हम बिहेव करते हैं। Rather we will see it as an inexcusable human failure and demand the heads of those responsible. जैसे कोविड में हमने देखा कि हम फाइट किए, बहुत लड़े, काफी लोग मारे गए, बट बहुत लोग अभी भी हम जिंदा है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। बट हम सब की निगाहें उनके तरफ गई जिनके कारण से ये ह्यूमन फेलियर हुआ। किनके तरफ? WHO एंड चाइना के वो बायो सेफ्टी लेवल 4 के जो लैब्स थे। बैट वुमेन, आपको याद होगा शायद, बैट वुमेन एक विरोलॉजिस्ट थी चाइना की जो काफी टाइम के लिए गायब हो गई थी, जो ये कोविड के ऊपर बहुत काम कर रही थी। वो बैट्स से ये वायरसेस के सैंपल्स कलेक्ट करके काफ़ी रिसर्च कर रही थी, विरोलॉजिस्ट थी बेसिकली, शी वाज स्टडिंग द वायरसेस। तो हम सब की निगाहें गई उस तरफ। हमने WHO को भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क किया, शुड वी बिलीव यू WHO, शुड वी हैव फेथ ऑन यू, और डू वी नीड टू लुक एट अदर ऑप्शंस हु आर मोर विजिलेंट, who are more efficient, who are more managed and transparent. हमारी नजर चाइना की तरफ भी गई। चाइना इतना सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा था, बट हमारी नजर गई, और सिर्फ हमारी नहीं, बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनीज की भी नजर गई। चाइना इज नॉट ट्रस्टवर्दी। ये चीज बहुतों ने फील किया, बड़े बड़े कंपनीज ने फील किया। तो एवरीथिंग हैज कॉन्सिक्वेंसेस, राइट?
When in late summer 2014, it seemed for a few terrifying weeks that Ebola was gaining the upper hand over the global health authorities, investigative committees were hastily set up. An initial report published on 18th October 2014 criticized the World Health Organization for its unsatisfactory reaction to the outbreak, blaming the epidemic on corruption and inefficiency in the WHO's African branch. मैंने जो चीज कहा अभी WHO को क्वेश्चन किया. In fact, it's a question to all the world leaders. Do we need to look for alternatives of WHO? क्योंकि जिस तरह से multiple times WHO fail किया है. I know I'm not a doctor, I'm just a layman. I'm not putting direct blames, but this guy, इन्होंने भी WHO पे क्वेश्चन उठाया है. बुक में लिखा हुआ है. I just read it. तो मैं तो चलो लेमैन हूं, बट अगर वर्ल्ड के टॉप थिंकर्स ये चीज सोच रहे हैं तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. शुड वी ओवरऑल द होल WHO कॉन्सेप्ट एंड कम अप विद समथिंग न्यू? तो इनएफिशिएंसी, करप्शन है. Further criticism was leveled at the international community as a whole for not responding quickly and forcefully enough. Such criticism assumes that humankind has the knowledge and tools to prevent plagues, and if an epidemic nevertheless gets out of control, it is due to human incompetence rather than divine anger. तो आज के डेट में हम समझते हैं कि अगर एक एपिडेमिक कोविड जैसे पैंडेमिक बना, उसके पीछे वो किसी भगवान का गुस्सा नहीं है, वो किसी हाई रैंकिंग ऑफिशियल, किसी इंसान का फेलियर है शायद. Similarly, the fact that AIDS continued to infect and kill millions in sub-Saharan Africa years after doctors had understood its mechanism is rightly seen as the result of human failings rather than of cruel fortune. AIDS अभी तक इतने लाखों लोगों की जान ले रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कोई बड़े लेवल में कोई ऑफिशियल, कोई पॉलिटिशियन, और हो सकता है कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर या डॉक्टर्स का टीम रेगुलर बेसिस पे फेल कर रहा है क्योंकि उसमें वो अर्जेंसी नहीं है. उसके परिवार का शायद कोई इन्फेक्टेड नहीं है इस डिजीज से, तो शायद उसमें वो अर्जेंसी, एफिशिएंसी नहीं बन पा रहा है. आई एम नॉट ब्लेमिंग, बट आई मीन आई नो हाउ थिंग्स वर्क. डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स नीड टाइम. बट यार 1981 में आया था एड्स, अभी तक कोई सॉलिड ट्रीटमेंट शायद नहीं बना है. हाँ, इम्प्रूवमेंट हुआ है, वही कि एड्स को हमने एक क्रॉनिक वो बना दिया है कि क्रॉनिक सिचुएशन, बट कंप्लीट क्योर अभी तक नहीं बना है. So in the struggle against natural calamities such as AIDS and Ebola, the scales are tipping in humanity's favor. But what about the dangers inherent in human nature itself? Human behavior की बात करते हैं आप. अच्छा, मैं आपको बताता हूँ डिजीज एक्स, उसके बाद फिर हम लोग वापस आएंगे यहाँ पे, थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करेंगे. डिजीज एक्स ऐसा बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट जो एपिडेमिक्स को लेके पढ़ते हैं बहुत. सो दे आर सेइंग कि ये WHO का ही, WHO एक्सप्लेन्स डिजीज एक्स, उनके वेबसाइट पे दिया हुआ देखो. सो इट्स अ ट्रस्टवर्दी सोर्स. डिजीज एक्स रिप्रेजेंट्स अ पोटेंशियल डिजीज दैट कुड कॉज अ सीरियस ग्लोबल इमरजेंसी फ्यूचर में. WHO provides a list of priority pathogens with epidemic potential. And इसमें बेसिकली क्या है, एक बार विकिपीडिया में भी पढ़ते हैं कि WHO ने कुछ
पोटेंशियल पैथोजेंस को लिस्ट किया है जो कभी अगर फैलेंगे तो हमारे पास उनको फाइट करने के लिए अभी तक कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है। तो डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट्स पहले से उनके अगेंस्ट वैक्सीन बनाने की तैयारी में लग चुके हैं। कोविड जैसे ना हो कि फैल गया उसके बाद हम वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फैलने से रोकना है। ऐसे डिजीज अगर आया, पहले से हमारे पास वैक्सीन होगा तो हम उससे जो डैमेज होगा उसको काफी हद तक कंट्रोल करके रख सकते हैं। प्रायोरिटी डिजीजेस है ये, तो वही इनका बेसिकली वैक्सीन जो है उसको काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, फंडिंग दिया जा रहा है कि डेवलप करो इन पैथोजेंस के अगेंस्ट वैक्सीन। एंड अगर इन केस फ्यूचर में फैले तो हम इमिडिएटली शायद उसको कंट्रोल कर ले। सो फॉर एग्जांपल कई सारे हैं, WHO बहुत रिसर्च के लिए फंडिंग दे रहा है, फ्लैवी वायरस, जीका वायरस, ये सब सारे हैं। और इसमें यही है कि कोविड-19 से इस पे जो काम का स्पीड है वो और बढ़ गया है, क्योंकि कोविड-19 में हमने देखा कि हाउ टाइनी वायरस कैन ब्रिंग द होल वर्ल्ड टू एन एब्सोल्यूट स्टॉप। हमने देखा कोविड-19 में। सो वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इन द फ्यूचर। इसलिए हम पहले से डिजीज एक्स क्या होगा, कैसे टाइप का इसका रिस्पॉन्स होगा, सिर्फ ये नहीं कि वैक्सीन बनाना इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। यू हैव टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज। इन केस कभी अगर ये डिजीज एक्स, जो भी नाम पड़ेगा, आई डोंट नो, अगर फैलना शुरू किया उस हिसाब से, और इसका विरुलेंस, उसका फेटालिटी रेट, उसका जो भी टर्म्स देखते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट कि किस तरह से ये फैल रहा है, वायरस या बैक्टीरिया जो भी होगा, तो उसको कंट्रोल करने के क्या तरीके होंगे। क्या हम इमिडिएटली सारे फ्लाइट्स बंद कर देंगे? क्या हम सारे सप्लाई चेन्स बंद कर देंगे? क्या हम वापस से लॉकडाउन लगा देंगे? क्योंकि हमने देखा लॉकडाउन का क्या इफेक्ट होता है, इकोनॉमी पे कितना बड़ा असर पड़ता है। तो ये सब के लिए रिसर्च के लिए टीम ऑफ साइंटिस्ट्स एंड डॉक्टर्स बने हैं जो इन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से हम एपिडेमिक, नेक्स्ट जो बड़ा एपिडेमिक आएगा उसको कंट्रोल कर सकते हैं एंड डैमेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। ऑब्वियसली आएगा एपिडेमिक, इट्स फॉर श्योर, डैमेज भी होगा, लेकिन उसको मिनिमाइज करने की कोशिश है। इसके अलावा जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे, biotechnology enables us to defeat bacteria and viruses, but it simultaneously turns humans themselves into an unprecedented threat. The same tools that enable doctors to quickly identify and cure new illness may also enable armies and terrorists to engineer even more terrible diseases and doomsday pathogens. कुछ बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स गुड साइड में होते हैं। दे ट्राई टू डेवलप वैक्सीन बाय अंडरस्टैंडिंग द पैथोजन, ये पैथोजन किस तरह से फैलता है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेट्स डिजाइन न्यू वैक्सीन्स या न्यू ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी। लेकिन इन्हीं में से कुछ डॉक्टर्स, कुछ बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स, मोस्टली आई थिंक मनी एंड पावर के लालच से कुछ ऐसे एसोसिएशंस के साथ जुड़ जाते हैं, those who are a threat, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या फिर रूग नेशंस के साथ। अब ये भी है ना कि बता नहीं सकते हम आज के दुनिया में कि कौन गुड साइड में है और कौन इविल साइड में है। आपको क्या लगता है, अमेरिका, यूरोप हमेशा वैक्सीन से बनाया है, हमेशा गुड साइड में रहा होगा? अमेरिका बायो वॉर की तैयारी नहीं करता होगा क्या? अमेरिका ने टेस्ट करने के लिए वायरसेस या बैक्टीरिया नहीं छोड़े होंगे एनिमी नेशंस पे? फॉर एग्जाम्पल इराक में या फिर अफगानिस्तान में, जस्ट टू सी द इफेक्ट्स। एक लिमिटेड अटैक, ऐसे नहीं कि पूरा फुल ऑन बायो वॉर, बट एक लिमिटेड अटैक, एक शहर में, एक नदी में थोड़ा सा ये पैथोजन छोड़ के देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। जो भी डेथ्स होंगे उसको बोल देंगे कि वॉर कैजुअलिटीज।
तो क्या लगता है आपको कि अमेरिका एंड यूरोप ये काम नहीं करता होगा? सिर्फ चाइना ही करता होगा? सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही कर सकता है ऐसा काम? नहीं, कोई भी देश कर सकता है ऐसा काम। तो बेसिकली हम ऐसे एक दुनिया में रहते हैं जहां पे हमें पहचान में नहीं आता है कि गुड क्या है एंड इविल क्या है। अच्छा, दिस नहीं, it is therefore likely that major epidemics will continue to endanger humankind in the future only if humankind itself creates them. आगे जाके भी बहुत बड़े बड़े पैंडेमिक्स आ सकते हैं जहां तक 100% ऑफ दोज पैथोजेंस हम खुद क्रिएट करेंगे एक दूसरे को हार्म करने के लिए। अब आप खुद देखो ना, अगर कोविड बायो वॉर था, अगर इफ एट ऑल, मुझे पता नहीं था या नहीं, बहुत छोटा आदमी हूं मैं ये बताने के लिए, बट अगर बायो वॉर था, कोविड, दुनिया को तो इफेक्ट हुआ उसका, बट चाइनीज इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ, काफी ज्यादा, जितना उन्होंने सोचा नहीं था। तो ऑब्वियसली आप दूसरे के लिए अगर गड्ढा खोदोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आप भी उस गड्ढे में गिरोगे। इन द सर्विस ऑफ सम रूथलेस आइडियोलॉजी। अच्छा हाँ ठीक है, तो ह्यूमन काइंड अगर नया कोई पैथोजन बना दिया इन द सर्विस ऑफ सम रूथलेस आइडियोलॉजी, जैसे कि जो डिक्टेटरशिप वाले कंट्रीज हैं, मोस्टली डेमोक्रेसीज में बनते हैं ये चीज़, बट उसको ना बहुत अच्छा सा एक ब्यूटीफुल सा शक्ल दे दिया जाता है। बट अगर कोई किसी कंट्री में कोई डिक्टेटर है और उसने साइंटिस्ट को गन पॉइंट में रखा है कि 1 साल के अंदर मुझे ऐसा वायरस बना के दो जिससे मैं पूरे दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को मार सकूं, तो साइंटिस्ट तो बना के देंगे क्योंकि बंदूक टिकी हुई है उनके सर पे, गन पॉइंट पे है वो। तो ऐसे आइडियोलॉजी के सर्विस में अगर कुछ बना और वो अगर दुनिया पे अनलीश हुआ तो बहुत खतरनाक चीज हो सकता है फ्यूचर में। The era when humankind stood helpless before natural epidemics is probably over, but we may come to miss it. क्या बात कही आप सुनो, जब वो जमाना जब इंसान नेचुरल एपिडेमिक्स के सामने खाली हाथ खड़ा रहता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान बचा ले मुझे इस एपिडेमिक से, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, वो एरा जा चुका है। अब ह्यूमन बीइंग खाली हाथ विदाउट एनी डिफेंसेस भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा नहीं होता। एपिडेमिक आता है तो वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रिकॉशंस, कैसे कंट्रोल करना है, वैक्सीन्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट बहुत जल्द ऐसे हो सकता है कि वी स्टार्ट मिसिंग दैट एरा, वो जमाना को हम मिस करने लगे, क्योंकि फ्यूचर में नेचुरल एपिडेमिक्स नहीं आएंगे, आर्टिफिशियल एपिडेमिक्स आएंगे जो किसी रूग कंट्री या कोई एडवांस कंट्री बनाएगा अपने आइडियोलॉजी को सूट करने के लिए, अपने प्रोपेगेंडा को सूट करने के लिए, दूसरों को वीक करने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए। और शायद वो आर्टिफिशियल पैथोजन से बचना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ऑब्वियसली क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी लगा है। इट्स नॉट जस्ट नेचुरल सिलेक्शन, उसमें आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी भी लगाया गया है। एंड शायद ऐसे टाइम पे हम मिस करेंगे कि यार पुराना ज़माना ही अच्छा था, एटलीस्ट पैथोजेंस नेचुरल तो होते थे, एटलीस्ट हमें समझ तो थी कि इम्यूनिटी को ऐसे ऐसे बूस्ट करेंगे तो इस पैथोजन से बच सकते हैं। अब तो समझ में ही नहीं आ रहा ये पैथोजन नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, इसका जेनेटिक मेकअप कैसे ऐसे चेंज हो गया, और इस जेनेटिक मेकअप का कोई वैक्सीन क्यों नहीं है, और क्यों ये अपने आप अपना जीन चेंज करता जा रहा है इतना फास्ट कि आप एक जेनेटिक मेकअप देख के एक वैक्सीन पे रिसर्च शुरू करो, 1 महीने के अंदर वो कुछ और ही बन जाए, तो आप वैक्सीन ला ही नहीं पा रहे हो बेसिकली। तो हो सकता है हम जल्द उस जमाने को मिस करें जब वायरसेस एंड बैक्टीरिया नेचुरल हुए करते थे। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी बात करना था थोड़ा सा, इसके अलावा भी जैसे नैनो रोबोट्स दिखाया मैंने आपको क्या लगता है नैनो रोबोट्स
कितने सक्सेसफुली एफिशिएंट हो पाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा कोविड में काफी लोग दे वर हेजिडेंट अबाउट द वैक्सीन्स, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में, कि वैक्सीन से बिल गेट्स हमारे अंदर चिप डाल दे रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। तो काफी लोगों ने रेजिस्ट किया था, माई बॉडी एंड माई विल, कि मैं मास्क पहनूं या ना पहनूं, मेरी मर्जी है। आई लिव इन अ फ्री सोसाइटी, आई हैव द राइट टू डिसाइड कि मैं मास्क पहनूं या ना पहनूं, मैं इंजेक्शन या वैक्सीन लगाऊं या ना लगाऊं। और ये कंट्रीज राइट टू फ्रीडम को इतना थरोली ये लोग फॉलो करते हैं कि यहाँ के गवर्नमेंट्स भी कंफ्यूज हो गए। हाँ यार, बात तो सही है, उसका बॉडी है तो फिर हम रूल कैसे लगा सकते हैं कि नहीं कंपल्सरीली तुमको वैक्सीन लगाना ही पड़ेगा। उसका बॉडी है तो उसकी मर्जी है, माई बॉडी माई रूल्स, हम बहुत चीजों में फॉलो करते हैं। वैक्सीन के केस में वेस्ट में फॉलो हुआ माई बॉडी माई रूल्स, आई विल डिसाइड वेदर और नॉट टू ऑप्ट फॉर द वैक्सीन। क्या पता वैक्सीन में कुछ ऐसा केमिकल हो जिससे मुझे लाइफ लॉन्ग कुछ और डिजीज हो जाए, कुछ साइड इफेक्ट हो जाए, तो मैं नहीं चाहता। मैं कोविड से मर गया तो मर गया, बट मैं वैक्सीन नहीं लगाना चाहता। तो गवर्नमेंट भी फोर्स तो नहीं कर सकती, किसी देश के गवर्नमेंट ने फोर्स नहीं किया। देखो ये चीज भी था कोविड में, बट एट द सेम टाइम लोग डरे हुए भी थे। आपने इंडिया में देखा वैक्सीनेशन ड्राइव जब शुरू हुआ, कितने स्पीड से वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ, एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव्स एवर। कहां कहां कोने कोने में जाके हमने गांव गांव में जाके लोगों को वैक्सीनेट किया। तो ये चीज डिपेंड करता है कि फ्यूचर में, अभी तो हमको पता है वैक्सीन में कुछ ना कुछ, वो जो भी वैक्सीन बनाया उन्होंने, जो भी वीकेंड या डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या आरएनए वैक्सीन जो भी है, कुछ जा रहा है कुछ जा रहा है, बट ठीक है, ओके फाइन, दे आर नॉट रोबोट्स। वो चला गया बॉडी में, वो अपने आप काम करेगा, उसको बाहर से कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होगा। फ्यूचर में जो नैनो रोबोट्स बताया मैंने, वो आपके बॉडी के अंदर जाएगा और उसे बाहर से डॉक्टर्स कंट्रोल करेंगे। और ये सब कुछ हो रहा होगा एक रिसर्च फैसिलिटी के अंदर, जिसको कि कोई बहुत बड़ा कंपनी ओन कर रहा होगा, कोई हॉस्पिटल जिसको कि बहुत बड़ा कंपनी ओन कर रहा होगा। तो आपके अंदर कुछ ऐसे मशीन छोड़ दिए गए, आपके अंदर, बाहर नहीं है ना, अंदर आपके आर्टरीज और वेन्स के अंदर कुछ ऐसे मशीन्स छोड़ दिए गए जिनको कि कंट्रोल कर रहे कुछ डॉक्टर्स एक बिलियनियर के इशारे पे। क्या आप अलाउ करेंगे ऐसे मशीन्स को अपने वेन्स में और आर्टरीज में, या फिर आप उस डिजीज से, उस एपिडेमिक से मरना पसंद करेंगे? आई डोंट थिंक सो कि आप मरना पसंद करेंगे। सर्वाइवल पे जब बात आती है तब तो कोई कंपनी और बिलियनियर और डॉक्टर नहीं देखता। सर्वाइवल पे जब बात आती है तो वी आर रेडी टू अलाउ एनीथिंग इनसाइड आवर बॉडी। एटलीस्ट मेरा माइंडसेट ऐसा है, सर्वाइवल ही सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है मेरे लिए। तो ये चीज भी देखना पड़ेगा, माई बॉडी माई रूल्स, माई बॉडी माई विल माई विश कहां तक सही है? क्या वो सिर्फ कपड़ों तक सही है, जैसे फीमेल्स कहते हैं कि माई बॉडी माई रूल्स, कि मैं क्या कर रही हूं, मैं बाल कैसे रख रही हूं, मैं गंजा घूम रही हूं या फिर मैं बाल बड़े करके घूम रही हूं, मैं छोटे ड्रेसेस पहन रही हूं या फिर मैं बड़े ड्रेसेस पहन रही हूं। मेल्स भी बोल सकते हैं माई बॉडी माई रूल्स। बट क्या माई बॉडी माई रूल्स एक एपिडेमिक के केस में, वैक्सीनेशंस के केस में चल सकता है? ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि माई बॉडी माई रूल्स का दायरा क्या है, कहां तक वी कैन अलाउ दिस थिंग टू वर्क। वीडियो काफी लंबी हो गई है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कन्वर्सेशन स्टार्ट करें कि जो भी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। एंड मैं पिछले वीडियो में भी मैंने कहा कि गुड जॉब एंड नाइस कंटेंट, गुड कंटेंट, कीप इट अप, ये सब मुझे साइकोलॉजिकली तो हेल्प करता है
दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट अगर हम इन चीज़ों पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सके, फ्यूचर में क्या चीज़ आने वाला है और हमें किस तरह से एक्ट करना होगा, तो शायद हम एक बेटर प्रिपेयर्ड एंड वाइज ऑर्गेनिज्म होंगे जो फ्यूचर को और अच्छी तरह से डील कर पाएगा, ना कि अनपढ़ गवारों की तरह कोविड हो रहा है सबको और यहाँ पे पराठे बनाते बनाते उसमें थूक दे रहे ताकि और लोगों को कोविड हो जाए। तो वैसे बिहेवियर शायद हम फ्यूचर में ना दिखाएं। जैसे एड्स में भी मैंने सुना है, आई डोंट नो इफ इट्स अ र्यूमर और नॉट, पंजाब में कहीं पे सुना था मैंने कि जो एड्स के कुछ पेशेंट्स थे, क्योंकि उनका लाइफ काफ़ी ख़राब हो चुका था, ऑब्वियसली एड्स पेशेंट में बहुत बहुत इश्यूज होते हैं, तो वो क्या करते थे कि नीडल्स लेते थे और अपने आप को प्रिक करते थे। तो नीडल में जो ब्लड लगा, ब्लड में ऑब्वियसली HIV है। मैंने ये सुना था, आई डोंट नो इफ इट्स अ र्यूमर या सच्चाई है, कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपने भी ऐसा कुछ सुना है। और उस नीडल को उसके बाद वो लोग पॉकेट में लेके घूमते थे। भीड़ भाड़ वाले जगह में अचानक से थोड़ा सा पॉकेट से ही ऐसे निकाल के, पॉकेट में हाथ है अंदर, पॉकेट के अंदर हाथ है, लेकिन नीडल थोड़ा सा कपड़े से फाड़ के बाहर निकाला हुआ है, सुई, छोटा सा सुई, और भीड़ में चलते चलते कच से किसी को लगा दिया और वापस अंदर कर लिया। अब नीडल जब लगा, ऑब्वियसली पेन तो होगा, जो जिसको लगा वो अचानक से आउच, क्या था यार, क्या चुभा क्या चुभा क्या चुभा, पता नहीं क्या चुभा यार, उसको समझ में नहीं आया, पता नहीं कुछ काटा क्या, कीड़ा वीड़ा काटा क्या, खून निकल रहा है थोड़ा। उसके बाद कुछ देर बाद जब वो अपने गाड़ी में या स्कूटर के पास गया तो उसके स्कूटर में एक छोटा सा फर्रा रखा हुआ है। फर्रा खोल के देखता है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एड्स, आप हमारे ही बिरादरी के हो चुके हो। व्हाट? मतलब मैं ये सुन के ना, मैं साइकोलॉजी समझ नहीं पाया कि क्या साइकोलॉजी चलता होगा। आई अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी डिप्रेसिव स्टेट, लेकिन फिर ऐसा कुछ कर जाना, आई एम नॉट सेइंग दिस अबाउट ऑल पेशेंट्स, प्लीज डोंट जनरलाइज दिस, बट ऐसे कुछ केसेस हुए थे 90s के दौरान। लोग जानबूझ के दूसरों को इन्फेक्ट करने लगे थे कि मेरा लाइफ अगर खराब है तो दूसरा कैसे खुश रह सकता है। सेम चीज कोविड में भी हुआ था, लोग पराठों में, रोटियों में थूक रहे थे, नाक साफ कर रहे थे और फिर उस आटे से पराठे, रोटी वगैरह बना रहे थे या जो भी है जैसे वो प्रोडक्ट बना रहे थे। क्या साइकोलॉजी चलता है इन एक्शंस के पीछे? मतलब ना, कभी कभी मेरे को लगता है ज़ॉम्बी मूवीज हम यूजुअली देखते हैं, बच्चों वाला ऐसे ही हॉरर मूवी टाइप का बनाया, डर भी नहीं लगता, हंसी ज़्यादा आता है, डेड बॉडीज घूम रहे हैं करके, ठीक है, दांत वांत निकले हुए हैं, खून वून एकदम, स्किन सड़ चुका है, और जो भी जिंदा इंसान मिल रहा है उसका जाके यहाँ पे काट दे रहे, तो जिंदा इंसान भी फिर ज़ॉम्बी बन जा रहा है, फिर वो भी दूसरों को काटता फिर रहा है। ज़ॉम्बी मूवीज चाइल्डिश लग सकते हैं हमको, बट उसके पीछे जो साइकोलॉजी दिखाया है कि व्हेन यू गेट इन्फेक्टेड विथ समथिंग, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। आप फिर चाहने लगते हो कि अगर मेरा लाइफ हेल हुआ है इस डिजीज के कारण, तो मैं और 10 लोगों का लाइफ भी हेल करूंगा। बाकी लोग खुश क्यों हो सकते हैं? बाकी लोग को भी दुखी होना पड़ेगा, डिप्रेस्ड होना पड़ेगा। एंड देन यू ट्राई टू स्प्रेड दैट डिजीज और 10 लोगों में, एंड दिस थिंग कीप्स ऑन गोइंग ऑन। इट्स लाइक ए चेन रिएक्शन, एक 10 को 10, 100 को 100, 1000 को, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ये साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी ज़ॉम्बी मूवीज में बहुत ही एक बेसिक तरह से दिखाया जाता है कि एक नॉर्मल इंसान था अनइन्फेक्टेड, उसको ज़ॉम्बी ने काटा, वो भी इन्फेक्ट हो गया, फिर वो भी दूसरों को काटने जा रहा है। बट ये चीज़ हमने कोविड में भी देखा, ये चीज़ हमने एड्स में भी देखा, और ये चीज़ हम फ्यूचर में भी देखने वाले हैं, जो भी पैंडेमिक्स होने वाले हैं। तो लेट अस गिव इट अ थॉट। अगर हमको वो पैंडेमिक में जो भी डिजीज़ एक्स है वो हुआ, हम इन्फेक्ट हो गए, हमारा फैमिली तबाह हो चुका है, तो क्या हम हमारे दोस्तों को या हमारे रिलेटिव्स को या हमारे नेबर्स को
वो डिजीज फैलाएंगे ले जाके कि हम नष्ट हो चुके, तुम कैसे अच्छे से रह सकते हो? ये चीज हमें सोचना होगा। कमेंट्स में जरूर इस पे आप अपनी टिप्पणी दो, एंड लेट्स मेक द कमेंट सेक्शन अ बिट मोर बातचीत करने वाला, एंड कन्वर्सेशन हो, अच्छा एक बातचीत हो, जिससे कि हम थोड़ा और वाइज हो जाए बेसिकली। चलो वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद।